गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। और आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी यूनिट है, उस यूनिट की हम चर्चा करने वाले हैं। आज की जो यूनिट है दोस्तों वो है फॉर्म तथा फॉर्म संबंधी उपकरण, यानी फॉर्म की क्या भूमिका होती है आग को बुझाने में, फॉर्म होती क्या है, किस तरह से कार्य करती है, इन सभी बिंदुओं पर हम आज जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म की भूमिका क्या है। तो फॉर्म की भूमिका होती है दोस्तों, जो तरल पदार्थ होते हैं, इन तरल पदार्थों के द्वारा प्रज्वलित जो आग होती है, यानी तरल पदार्थों की जो आग होती है, ये बी वर्ग की आग कहलाती है, बी क्लास फायर कहलाती है। और इसके समन के लिए, इसको बुझाने के लिए जल प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि जल जो है वो क्या होता है, इन पदार्थों से भारी होता है। जल भारी है तो जैसे हम जल को इन पदार्थों पर डालेंगे तो जल क्या होगा, नीचे चला जाएगा, यानी ये पदार्थ जो है, ये द्रव पदार्थ जल की सतह के ऊपर आ जाएंगे और जलते रहेंगे, तो ये तो ऊपर तैरने लग जाएंगे। जैसे पेट्रोल डीजल है तो ये क्या होंगे, डेंसिटी कम होने के कारण जल की सतह के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर तैरने लगेंगे, तो वहां भी आग जलती रहेगी। तो इस प्रकार इन द्रव पदार्थों की आग को बुझाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक हल्का फैन यानी झाग युक्त जो पदार्थ है वो उपयोग में लिया जाता है। और ये झाग युक्त पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, फोम कहलाता है। क्या कहलाता है, फोम। ये फोम तरल पदार्थों की आग को बुझाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है दोस्तों। फोम जलते हुए जो तरल पदार्थ है, उनकी अग्नि की जो लपटें होती हैं, उन लपटों को क्या कर लेता है, ढक लेता है। क्योंकि फोम इन द्रव पदार्थ जिनमें आग लगी हुई है से हल्का होता है, इस कारण इनकी सतह के ऊपर आ जाता है और इसको ढक लेता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि जो ज्वलनशील पदार्थ है उनको ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाती है दोस्तों, बंद हो जाती है, और इस कारण से आग जो है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, ओके, चलिए तो प्रारंभ करेंगे। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले। यूनिट अपनी अगली यूनिट है फॉर्म एवं फॉर्म उपकरण। फॉर्म एवं फॉर्म बनाने वाले उपकरण, बनाने वाले उपकरण। तो फॉर्म एवं फॉर्म बनाने वाले उपकरणों की हम बात करेंगे। ये अपनी एक पूरी यूनिट दी हुई है हमें, इस यूनिट की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहले अपन ने कहा कि फॉर्म की भूमिका अगर अपन देखें तो लिखो फॉर्म की भूमिका। फॉर्म की भूमिका, तो फॉर्म की भूमिका क्या होती है दोस्तों, तरल पदार्थों की आग को बुझाने में, तरल पदार्थों की आग को, तरल पदार्थों की आग को बुझाने में सहायक, बुझाने में सहायक। तरल पदार्थों की आग को बुझाने में क्या होती है दोस्तों, ये सहायक होती है। कौन, फॉर्म। क्यों होती है, यह यानी कि फॉर्म द्रव पदार्थों से हल्की होने के कारण, फॉर्म द्रव पदार्थों से हल्की होने के कारण, हल्की होने के कारण इनकी सतह पर, इनकी सतह पर फैल जाती है। इनकी सतह पर क्या हो जाती है दोस्तों, फैल जाती है, इनकी सतह पर फैल जाती है, तथा द्रव पदार्थों को, तथा द्रव पदार्थों को आच्छादित कर देती है, आच्छादित कर देती है, यानी ढक लेती है, द्रव पदार्थों को आच्छादित कर देती है, ढक देती है, जिससे आच्छादित करने से क्या होगा, यानी कि जो द्रव पदार्थ है उनको जब फॉर्म ढक लेती है तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे या जिससे द्रव पदार्थों को, जिससे द्रव पदार्थों को ऑक्सीजन मिलना, जिससे द्रव पदार्थों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, तथा स्मूदरिंग मेथड के कारण, तथा स्मूदरिंग मेथड, दम घुटना, स्मूथरिंग मेथड के कारण, तथा स्मूथरिंग मेथड के कारण, स्मूथरिंग मेथड के कारण आग बुझ जाती है, आग बुझ जाती है।
आग बुझ जाती है। ठीक है, पानी का उपयोग क्यों नहीं करते, तो नोट लगा के आप चाहें तो लिख सकते हैं, नोट पानी द्रव पदार्थों से भारी होता है। पानी द्रव पदार्थों से क्या होता है, भारी होता है। पानी द्रव पदार्थों से भारी होता है, इस कारण इसका यूज, किसका, पानी का, जल का उपयोग, इस कारण इसका यूज द्रव पदार्थों की आग, इस कारण इसका यूज द्रव पदार्थों की आग के समन में नहीं किया जाता। आग के समन में नहीं किया जाता, द्रव पदार्थों के आग के समन में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये भारी है, और भारी है तो क्या होगा, जैसे हम इसको जल को जो है वो द्रव पदार्थों पर डालेंगे दोस्तों, तो द्रव पदार्थ इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि फॉर्म होती क्या है वास्तव में। इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो अगली बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि फॉर्म होती क्या है। तो देखो फॉर्म क्या है, फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म दोस्तों, फॉर्म जो है ये देखा जाए तो बुलबुलों का एक समूह होता है। जो बुलबुले होते हैं, इन बुलबुलों का एक समूह होता है जिसके अंदर वायु या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भरी होती है इन बुलबुलों में। ये छोटे छोटे बुलबुलों का एक समूह जो अधिकतर ज्वलनशील तरल जो पदार्थ होता है उससे हल्के होते हैं। इस कारण जब भी इनको द्रव पदार्थ पर डाला जाता है तो ये द्रव पदार्थ की सतह पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं और द्रव पदार्थ की सतह को ढक लेते हैं और आग बुझना यानी आग का जलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, आग बुझ जाती है। ठीक है, तो है क्या इसके अंदर, तो लिखो फॉर्म छोटे छोटे, फॉर्म छोटे छोटे बुलबुलों का, फॉर्म छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होते हैं, समूह होते हैं। फॉर्म छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होते हैं जिनमें वायु एवं CO2 भरी होती है, वायु एवं CO2 भरी होती है। ये द्रव पदार्थ से हल्के होते हैं। कौन, फॉर्म, ये द्रव पदार्थों से हल्के होते हैं, ये द्रव पदार्थों से हल्के होते हैं। इस कारण उनकी सतह पर फैल जाते हैं, इस कारण उनकी सतह पर फैल जाते हैं, उनकी सतह पर फैल जाते हैं तथा आग बुझ जाती है, तथा आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म। फॉर्म जो होता है दोस्तों, ये किसी रासायनिक क्रिया या यांत्रिक विधि के द्वारा प्राप्त एक विस्तारित जल का रूप है। तो या तो हम कहेंगे कि रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त है या यांत्रिक विधि के द्वारा प्राप्त है। तो इस कारण दो प्रकार के फॉर्म हो गए, एक रासायनिक फॉर्म हो गया और एक यांत्रिक फॉर्म हो गया। तो यदि हमें फॉर्म के प्रकार पूछे तो यहां लिख सकते हैं हम फॉर्म के प्रकार। फॉर्म के प्रकारों की बात करें दोस्तों, तो फॉर्म निर्माण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, निर्माण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक फॉर्म, रासायनिक केमिकल फॉर्म, और एक होते हैं दोस्तों मैकेनिकल फॉर्म, यांत्रिक फॉर्म। यांत्रिक फॉर्म, एक केमिकल फॉर्म और एक मैकेनिकल फॉर्म, दो प्रकार के फॉर्म होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी अलग अलग इनके बारे में, लेकिन उससे पहले फॉर्म मिश्रण के भंडारण की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि फॉर्म मिश्रण का भंडारण जो है इसके संबंध में क्या क्या बातें में ध्यान रखनी चाहिए, कहां करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो फॉर्म मिश्रण का भंडारण, फॉर्म मिश्रण का भंडारण, फॉर्म मिश्रण का भंडारण।
फोम मिश्रण के भंडारण की बात करें दोस्तों, तो फोम मिश्रण का जो भंडारण है वो करते हैं सील बंद प्लास्टिक युक्त अथवा टिन युक्त कम से कम 20 लीटर क्षमता वाले जो डिब्बे होते हैं, या फिर मैक्सिमम 200 लीटर क्षमता वाले जो बड़े वायुरोधी जो ड्रम होते हैं दोस्तों, उनके अंदर इसका क्या किया जाता है, इसका भंडारण किया जाता है। तो भंडारण से संबंधित पहली बात तो क्या हो गई, पहली बात तो क्या कहेंगे हम कि जब भी फोम का भंडारण करते हैं तो सील बंद 20 से 200 लीटर तक के वायुरोधी, ठीक है, सीलबंद 20 से 200 लीटर क्षमता वाले वायुरोधी जो ड्रम होते हैं उनके अंदर, वायुरोधी ड्रमों के अंदर इसका भंडारण किया जाता है। ठीक है, ओके, ड्रमों के अंदर भंडारण किया जाता है या किया जाना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात फोम के भंडारण को लेके कि जो फोम टिन है उसको बार बार खोला अथवा बंद नहीं किया जाना चाहिए। फोम टिन का मतलब हो गया ड्रम, डिब्बा जिसमें हमने फोम को भरा है, उसको बार बार खोलना या बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके टिन को अगर बदला जाना वांछनीय हो कि अगर वो खराब है और हमें लग रहा है कि उसमें फोम खराब हो रही है, तो ही हम टिन को चेंज करेंगे। तो अगली बात ध्यान रखेंगे, टिन या कह दो ड्रम, ठीक है, टिन या ड्रम को बार बार नहीं खोला जाना चाहिए, नहीं खोला जाना चाहिए। टिन या ड्रम को बार बार नहीं खोला जाना चाहिए। इससे क्या हो सकती है, फोम खराब हो सकती है। फोम के जो टिन है दोस्तों, जो ड्रम है, डिब्बे हैं जिनमें हमने फोम को भर रखा है, इनको पूर्ण रूप से हमें क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, शुष्क रखना चाहिए, यानी एकदम ड्राई होने चाहिए, और इसे जंग लगने से बचाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जंग लग गई ड्रम के अंदर, टिन के अंदर, तो फोम खराब हो सकती है। ठीक है, तो अगला लिखो, फोम टिन या सीधे सीधे कह दो फोम के टिन, है ना, फोम के टिन या ड्रम को, फोम के टिन या ड्रम को, ड्रम समझ गए जिसमें हम इसको भरते हैं, को क्या रखना चाहिए, को साफ एवं शुष्क रखना चाहिए, साफ एवं शुष्क रखना चाहिए, साफ एवं शुष्क रखना चाहिए, तथा जंग रहित क्या रखना चाहिए दोस्तों, जंग रहित रखना चाहिए, जंग से बचाना चाहिए, तथा जंग रहित या जंग से बचाना चाहिए, जंग से बचाना चाहिए। ठीक है, ये बातें जो है वो हमें ध्यान रखनी है किसके, फोम मिश्रण का जब भी हम भंडारण करते हैं तो उसके भंडारण में। और क्या क्या बातें हमें फोम मिश्रण के भंडारण करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसमें जो फोम का टिन है इसको ऊपर तक भरा जाना चाहिए पूरा, और इसे कस कर बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टिन में वायु का प्रवेश ना हो। पूरा भर देंगे, कस के बंद कर देंगे तो इसमें वैक्यूम हो जाएगा, वायु का प्रवेश नहीं होगा। अगला लिखो, टिन को ऊपर तक भरकर अच्छे से बंद कर देना चाहिए, अच्छे से टाइटली, अच्छे से बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, ऐसा करने से इसमें वायु प्रवेश नहीं करेगी, जिससे टिन में, ड्रम में, बॉक्स में, जिससे टिन में वायु प्रवेश नहीं करेगी, वायु प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि स्थान ही नहीं होगा, नहीं करेगी, क्योंकि खाली जगह ही नहीं होगी तो वायु प्रवेश कहां करेगी, इसलिए तो कह रहा है कि ऊपर तक उसको भर देना चाहिए।
ठीक है। और अत्यधिक ठंड अथवा गर्मी से बचाया जाना चाहिए, ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी दोनों से इसको बचाया जाना चाहिए, नहीं तो फॉर्म क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो अगली बात लिखेंगे, नंबर 5वां बिंदु यहां पर नोट करेंगे कि फॉर्म को या टिन को या फॉर्म भरे हुए टिन को एक ही बात है। नंबर 5 लिखें, लिखो फॉर्म भरे हुए टिन को, ऐसे लिखो इसको, फॉर्म भरे हुए टिन को, फॉर्म भरे हुए टिन को अत्यधिक, फॉर्म भरे हुए टिन को अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड से बचाना चाहिए, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड से बचाना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। अगर दोस्तों अलग अलग प्रकार के फोम मिश्रण है तो उनको एक साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही कभी किसी अग्निशमन कार्य में दो प्रकार के फोमों का मिश्रण को एक साथ उपयोग में लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अगला लिखो, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के फोम मिश्रण, अलग अलग प्रकार के फोम मिश्रण को एक साथ मिलाकर, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और ना ही एक साथ, और ना ही एक साथ आग पर उपयोग करना चाहिए, आग पर उपयोग, ना ही एक साथ आग पर उपयोग करना चाहिए, ना ही एक साथ आग पर उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखने की बात है। ठीक है, भंडारण में रखे फोम का जो टिन है, ड्रम है, इसकी समय समय पर हमें क्या करते रहना चाहिए, जांच करते रहना चाहिए। तो लिखो, फोम से भरे टिन या ड्रम की समय समय पर आवश्यकता अनुसार समय समय पर आवश्यकता अनुसार जांच करते रहना चाहिए, जांच करते रहना चाहिए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है अपने को। इसके अलावा दोस्तों, एक बार जो ड्रम है, टिन है, उसको खोल देते हैं अगर अपन, तो इसको खोले जाने पर इसे जब बाद में किसी अन्य उपयोग हेतु बचाकर हम नहीं रख सकते हैं, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो एक बार अगर फोम का टिन या ड्रम खुल गया तो इसे बाद में किसी अन्य पर उपयोग के लिए नहीं बचाना चाहिए, वो काम में आएगा नहीं। लिखो, टिन या ड्रम एक बार खुलने के बाद दूसरे बार उपयोग हेतु नहीं रखा जाना चाहिए, यह खुला फॉर्म खराब हो जाता है, फॉर्म क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि हमने एक बार टिन को खोल कर अभी काम में ले लिया, फिर उसमें से बच गया तो फिर रख लिया उसको कि अब आगे किसी आग में काम ले लेंगे तो वहां पर वो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो बातें दोस्तों, ये सारी बातें जो फॉर्म है, इस फॉर्म को संरक्षित या भंडारित करने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फॉर्म का जो है वो टिन या ड्रम के अंदर भंडारण करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। अब बात आती है फॉर्म को तैयार किए जाने में कौन कौन से उपकरण उपयोग में आते हैं, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, फॉर्म निर्माण में उपयोगी उपकरण। फॉर्म निर्माण में
फोम निर्माण में उपयोगी उपकरण, फोम निर्माण में उपयोगी उपकरण। तो फोम के निर्माण में जो उपयोगी उपकरण है, कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, इनकी बात करें तो देखिए निम्न उपकरण है। एक उपकरण तो काम आता है फोम पंप। क्या काम आता है दोस्तों? फोम पंप। एक उपकरण जो फोम निर्माण में काम आता है फोम पंप कहलाता है। एक कहलाता है होज पाइप। क्या कहलाता है? एक होज पाइप होता है, होज पाइप होता है। इसके अलावा एक होता है फोम संवाहक। कौन होता है? इंडक्टर जिसको बोलते हैं, फोम संवाहक कहते हैं इसे, फोम संवाहक, फोम संवाहक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इसे इंडक्टर कहते हैं, इंडक्टर। ठीक है, फोम संवाहक। फोम संवाहक के अलावा जो उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, फोम तैयार करने वाली ब्रांच यानी शाखा, फोम मेकिंग ब्रांच, फोम मेकिंग, फोम मेकिंग ब्रांच का उपयोग किया जाता है। फोम मेकिंग ब्रांच के अलावा यदि हम बात करें तो यहां पर फोम निर्माण में उपयोग में आने वाला उपकरण है फोम उत्पादक यंत्र। कौन है? फोम उत्पादक यंत्र, फोम उत्पादक यंत्र, फोम उत्पादक यंत्र। ये सारे के सारे जो उपकरण है दोस्तों, ये फोम निर्माण में काम आते हैं। अब हमने यहाँ पे कहा कि दो प्रकार के जो फोम है वो होती हैं। हमने पहले बात की थी प्रकार में कि फोम के प्रकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होती है रासायनिक फोम जिसे केमिकल फोम हम कह सकते हैं, एक होती है यांत्रिक फोम जिसे हम कह सकते हैं मैकेनिकल फोम। क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल फोम हम कह सकते हैं। तो एक एक के बारे में बात करते हैं कि रासायनिक फोम क्या है और यांत्रिक फोम क्या है। तो पहला जो बिंदु है वो हम लिखेंगे रासायनिक फॉर्म, केमिकल फॉर्म। लगाइए हेडिंग नंबर 1, रासायनिक फॉर्म, रासायनिक फॉर्म, या इसी को हम कह दें केमिकल फॉर्म। ठीक है, रासायनिक फॉर्म या केमिकल फॉर्म। क्या होती है रासायनिक फॉर्म? दोस्तों फोम दो रसायनों से मिलकर बनती है, जो क्रम से एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट है और एक एल्यूमिनियम सल्फेट है। इन दोनों की जो प्रतिक्रिया होती है, इन दोनों की प्रतिक्रिया के द्वारा फोम को तैयार किया जाता है। तो पहली बात तो यही होगी मोटे तौर पे कि इसका निर्माण किन किन से होता है। तो पहली बात लिखेंगे फोम का निर्माण, फोम का निर्माण निम्न दो प्रकार के, निम्न दो प्रकार के रासायनिक यौगिकों, निम्न दो प्रकार के रासायनिक यौगिकों की, निम्न दो प्रकार के रासायनिक यौगिकों की क्रिया के द्वारा या प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। यौगिकों की प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ, ये रासायनिक पदार्थ या ये रासायनिक यौगिक निम्न है, ये रासायनिक यौगिक निम्न है। कौन कौन से रासायनिक यौगिक हैं जिनका उपयोग फोम निर्माण के लिए किया जाता है? ठीक है, तो एक तो है NaHCO3, एक तो लिखेंगे दोस्तों NaHCO3 जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक है Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 बोले तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बोले तो एल्यूमिनियम सल्फेट, बोले तो एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये दो प्रकार के रासायनिक यौगिक हैं जिनका उपयोग करके हम फोम का निर्माण करते हैं। जब भी इन दोनों रासायनिक पदार्थों की क्रिया करवाई जाती है तो रासायनिक जो फोम है दोस्तों, इसके बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? दोनों यौगिकों की क्रिया से, दोनों यौगिकों की क्रिया से CO2 युक्त बुलबुले बनते हैं,
CO2 युक्त बुलबुले बनते हैं। CO2 युक्त बुलबुले बनते हैं, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार कम मात्रा में तैयार किया जाता है, जो छोटे अग्निशमन में काम लेंगे, ज्यादा मात्रा में तैयार किया जाता है, बड़े अग्निशमन में काम कर सकते हैं। अनुपात इसका रेशियो देखें 1:8 होता है, जिसके अंदर फैलने का ये रेशियो है विस्तार अनुपात, यानी अग्नि के ऊपर फैलने का या अग्नि के ऊपर फोम के फैलने के लिए जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों में होती है। जैसे हम इसको किसी द्रव पदार्थ पर फेंकते हैं, हल्के हैं, हल्के होने के कारण द्रव पदार्थ की सतह पर फैल जाते हैं, परत बना लेते हैं और आग को बुझा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यदि रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है फोम निर्माण में, तो ऐसी फोम रासायनिक फोम कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी फोम कहलाती है रासायनिक फोम। फिर बात करते हैं यांत्रिक फोम। किसकी बात करते हैं? यांत्रिक फोम। इसका विस्तार अनुपात पूछे, विस्तार अनुपात 1:8 है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों मैकेनिकल या यांत्रिक फॉर्म, यांत्रिक फॉर्म या मैकेनिकल फॉर्म। तो यांत्रिक फॉर्म या मैकेनिकल फॉर्म क्या है? एक तो रासायनिक फॉर्म हो गई, केमिकल फॉर्म। अब यांत्रिक फॉर्म में क्या है? तो ये जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म को शाखा के माध्यम से फोम मिश्रण जो होता है दोस्तों, उसको जल और वायु के साथ त्वरित रूप से, तेज रूप से उसको मिलाया जाता है। किसमें? शाखा में। तो जो फोम मेकिंग ब्रांच होती है, उनके अंदर फोम मिश्रण को, जल को और वायु को, इन तीनों को एक स्पीड के साथ मिलाया जाता है, जिससे एक फोम तैयार होती है। तो इस प्रक्रिया में जो यांत्रिक फोम के बुलबुले बनते हैं, वो भी वायु से भर जाते हैं दोस्तों, और इसे बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े अग्निकांडों में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार आपसे अगर ये पूछे कि उपयोग है, तो इस रासायनिक फोम का जो उपयोग है, ये तो करते हैं छोटे अग्निकांडों में। रासायनिक फोम का उपयोग छोटे अग्निकांडों में, छोटे अग्निकांडों में, ठीक है। लेकिन यांत्रिक फोम की बात करें तो ये बड़े अग्निकांडों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके विस्तारण का अनुपात अगर अपन देखें, फैलने का अनुपात देखें, तो 1:20 होता है, ठीक है। और ये जो यांत्रिक फोम होती है, इस यांत्रिक फोम को तैयार किए जाने के लिए अग्निशमन पंप और अग्निशमन इंजन जो है उनका होना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक त्वरित रूप से हम जो है वो फोम मिश्रण जल और वायु को क्या करते हैं? मिलाते हैं। फिर इसके बाद इसके साथ साथ ही से होज पाइप के द्वारा जो फोम तैयार करने वाली शाखा होती है, उस शाखा को इसको भेजते हैं, यानी फोम वाहक आदि भी इसके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे बात क्या करनी है, यहां पे आ जाओ, लिखो, इस प्रकार की फोम का उपयोग, इस प्रकार की फोम का उपयोग बड़े अग्निकांडों में, बड़े अग्निकांडों में किया जाता है, बड़े अग्निकांडों में किया जाता है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जो फोम मेकिंग ब्रांच होती है, उनके माध्यम से इसका निर्माण करते हैं। तो लिखो फोम मेकिंग ब्रांचों के माध्यम से, फोम मेकिंग ब्रांचों के माध्यम से, फोम मेकिंग ब्रांचों के माध्यम से इस फोम का निर्माण किया जाता है, इस फोम का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है? तो लिखेंगे इसी में कि ब्रांचों के अंदर, फोम मेकिंग ब्रांचों में एक तो फोम मिश्रण, ब्रांचों में फोम मिश्रण, ब्रांचों में फोम मिश्रण, कोमा जल व वायु को, जल व वायु को, ब्रांचों के अंदर क्या करते हैं? फोम मिश्रण को, साथ में जल को और वायु को क्या करते हैं दोस्तों? त्वरित रूप से, तेज रूप से मिलाते हैं, को तीव्र वेग के साथ मिलाते हैं,
तीव्र वेग के साथ मिलाते हैं। तो इन तीनों को जब तीव्र वेग के साथ मिलाते हैं तो फोम का निर्माण होता है। तो फोम के बुलबुले बनते हैं, यूं कह दो। तो फोम के बुलबुले बनते हैं दोस्तों, बनते हैं, जिनमें वायु भरी होती है। वायु भरी होती है, अंडरस्टूड है? कौन सी वायु होगी? तो CO2 है, ठीक है, जिनमें वायु भरी होती है, ठीक है। विस्तार के अनुपात पूछे तो इसके विस्तारण का जो अनुपात है वो 1:20 है। यांत्रिक फॉर्म के विस्तारण का अनुपात इसके फैलने का अनुपात, तो फैलने का अनुपात जो है वो 1:20 है। द्रव पदार्थों पर जल की तुलना में 20 गुना ज्यादा ये क्या होता है? फैलता है, ठीक है। और जब भी यांत्रिक फॉर्म तैयार करते हैं तो कौन कौन से मुख्य उपकरण चाहिए? तो एक अग्निशमन पंप और एक अग्निशमन इंजन, इनका होना आवश्यक है। यांत्रिक फॉर्म निर्माण में अग्निशमन पंप एवं इंजन की आवश्यकता होती है। इंजन की आवश्यकता होती है। तो ये हो गई दोस्तों कौन सी? यांत्रिक फॉर्म। क्या हो गई? ये यांत्रिक फॉर्म हो गई, नोट कर लीजिएगा। अब दोनों में अंतर क्या है, ये अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर मैं बोल के आपको बता देता हूं, क्योंकि हम लिख चुके हैं कि रासायनिक फॉर्म और यांत्रिक फॉर्म में अंतर यह है कि रासायनिक फॉर्मों में सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। उसके अंदर बुलबुले जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे होते हैं। छोटे प्रकार की आग पर उपयोग लिया जाता है रासायनिक फॉर्म को। विस्तार अनुपात 1:8 होता है, ठीक है। ये सारी बातें जो अभी अपन ने बात की, और रासायनिक फॉर्म तैयार करने में फॉर्म प्रकार के जो अग्नि उपकरण है उनका होना आवश्यक है। इसके जस्ट विपरीत अभी अपन ने जो बात की है कि जो यांत्रिक फॉर्म है वो इससे डिफरेंट है, क्योंकि हमने पहले देख लिया विस्तारण अनुपात अलग है, वायु भरी होती है, इसके अंदर मिश्रण में जल वायु और फॉर्म मिश्रण होता है, बड़े अग्निकांडों के लिए उपयोग की जाती है, मैकेनिकल फॉर्म मेकिंग ब्रांचों का उपयोग किया जाता है, अग्निशमन पंप और इंजनों की इसके अंदर आवश्यकता होती है, ठीक है। यांत्रिक फॉर्म उत्पादक उपकरण एक तो MFGS, ठीक है, मैकेनिकल फॉर्म उत्पादन करने वाला उपकरण। एक होती है फॉर्म शाखा दोस्तों, ठीक है, और एक होती है ऐसे ही फॉर्म शाखा 5X, एक 10X होती है, एक फॉर्म शाखा 5X होती है, एक FB10 होती है जो पिकअप के साथ होती है, नली के साथ संयोजित होती है। तो ये इस तरह से फॉर्म मेकिंग के लिए जो उपकरण होते हैं वो है। और यांत्रिक फॉर्म में अभी अपन ने बात की कि त्वरित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, बुलबुलों में वायु भरी होती है, बड़े अग्निकांडों के लिए विस्तार हम देखें तो 1:20 इसका होता है। इसके अंदर इंजन, फायर पंप, होज आदि की आवश्यकता होती है, उसमें नहीं होती है। तो ये दोनों में अंतर हो गया, मोटे तौर पे क्या हो गया? दोनों के अंदर अंतर हो गया। किस किस के अंतर? रासायनिक फॉर्म और केमिकल फॉर्म, दोनों के अंदर ये क्या हो गया? मुख्यतः अंतर हो गया, ठीक है। चलिए, इतना अगर नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म क्रिया कि फॉर्म जो है वो क्रिया करती है, किस प्रकार से क्रिया करती है। जब भी हम आग बुझाने के लिए फॉर्म का उपयोग करते हैं तो फॉर्म किस तरह से क्रिया करती है। तो फॉर्म की क्रिया की बात करेंगे, लगाइए हेडिंग, फॉर्म की क्रिया या फॉर्म क्रिया, रिएक्शन ऑफ फॉर्म, फॉर्म क्रिया। जब भी द्रव पदार्थों की आग पर फॉर्म को डाला जाता है तो दो प्रकार से फॉर्म क्रिया करती है, दो प्रकार से कार्य करती है। एक होती है श्वास रोधन या आच्छादन, ढकने वाली, या कंबलीकरण यानी स्मूथिंग, कवरिंग एंड ब्लैंकेटिंग, एक तो ये हो गया। एक हो गई शीतलीकरण के द्वारा भी जो है आग बुझाती है। तो दो क्रियाएं हो गई हैं, कौन कौन सी? एक तो हो गई, यहां पर बता देता हूं, कंबलीकरण या श्वास रोधी। कंबलीकरण
यानी ढकने वाली। कंबलीकरण कह दो, कंबल डाल देते हैं ढक जाती है ऐसे, कंबलीकरण। या कह दो आच्छादन, आच्छादन, आच्छादन। और या कह सकते हो श्वास रोधी, यानी ढक लेगी तो श्वास नहीं आएगा ना, ऐसे। तो एक तो फॉर्म क्रिया हो गई ये। और दूसरी क्रिया जो होती है वो होती है शीतलीकरण क्रिया। कौन सी होती है? शीतलीकरण क्रिया, शीतलीकरण क्रिया। दूसरी क्रिया कौन सी होती है? शीतलीकरण की क्रिया होती है, ठंडीकरण की क्रिया होती है। दोनों ही क्या है? कंबलीकरण तो नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर क्या होता है कि फोम जो है वो द्रव पदार्थ पर फैल जाएगी और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण से आग बुझ जाएगी। ठीक है, पहला कंबलीकरण, कंबलीकरण आच्छादन। तो इसमें तो लिख दो फोम द्रव पदार्थों पर, द्रव पदार्थों को ढक लेती है और स्मूदरिंग, ढक लेती है, जिससे क्या होगा? स्मूदरिंग होगी। शीतलीकरण होता है कि फोम के अंदर उपस्थित जो जल की मात्रा होती है, ये मात्रा ज्वलनशील जो तरल पदार्थ होते हैं, इन ज्वलनशील तरल पदार्थों की उष्मा का अवशोषण कर लेती है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जल की विशिष्ट उष्मा का मान अधिक होता है, या यूं कह दीजिएगा कि जल अन्य पदार्थों से उष्मा को अवशोषित करने की क्षमता सबसे ज्यादा रखता है। तो जो फोम में जल है ये भी तो कुछ ना कुछ काम करेगा। तो कुछ मात्रा में जल जो है वो आग की या ज्वलनशील तरल पदार्थ की उष्मा का अवशोषण कर लेता है, जिससे वो ठंडा हो जाता है। और जब पदार्थ ठंडा हो जाएगा तो इसे शीतलीकरण की क्रिया कहेंगे और आग का शमन हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा है शीतलीकरण। ठीक है, शीतलीकरण में क्या होगा? फोम में उपस्थित जल, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थों की, फोम में उपस्थित जल ज्वलनशील पदार्थों की ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, कौन सा मेथड होगा ये? ठंडा करने वाला ना। ठीक है, कौन सा मेथड होगा? कोल्ड, कोल्ड मेथड। ये कोल्ड मेथड हो गया। तो इस प्रकार फोम दो प्रकार से आग को बुझाने का कार्य करती है, दो प्रकार से क्रिया करती है। अब बात आती है फोम मिश्रण के प्रकारों की, कि फोम मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं जिनका हम अग्निशमन में उपयोग करते हैं। तो हेडिंग लगाओ, फोम मिश्रण के प्रकार। फोम मिश्रण के प्रकार। अब फोम मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों। फोम मिश्रण के प्रकारों में हम बात करें तो एक फोम मिश्रण तो है प्रोटीन फोम मिश्रण। कौन सा है? प्रोटीन फोम मिश्रण, या इसको प्रोटीन युक्त फोम मिश्रण कह सकते हो। तो एक तो हो गया प्रोटीन फोम मिश्रण। एक फोम मिश्रण हो गया AFFF, यानी AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम कंपाउंड। AFFF ये होता है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम कंपाउंड, फोम कंपाउंड। तो एक कंपाउंड हो गया AFFF। ठीक है, एक होता है ARFC, अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम कंपाउंड। कौन सा होता है? अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम कंपाउंड। तीसरा जो फोम मिश्रण है अल्कोहल रेजिस्टेंस, यानी RFC, पूरा फॉर्म फुल फॉर्म लिख दो इसका, अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम कंपाउंड, अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम कंपाउंड।
ये भी क्या है मित्रों, ये भी फोम का एक प्रकार है, यानी फोम के जो मिश्रण है उसका एक प्रकार है। चौथे प्रकार की बात करें फोम मिश्रण की, तो वो होता है सिंथेटिक फोम या कृत्रिम फोम। क्या होता है? सिंथेटिक या कृत्रिम फोम। कृत्रिम फोम, कृत्रिम फोम, इसको हम कह सकते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक फोम, सिंथेटिक फोम। पांचवें प्रकार का जो फोम मिश्रण है वो है फ्लूरोप्रोटीन फोम मिश्रण। क्या है दोस्तों? फ्लूरोप्रोटीन, फ्लूरोप्रोटीन फोम मिश्रण, फ्लूरोप्रोटीन फोम मिश्रण, फ्लूरोप्रोटीन फोम मिश्रण। और एक मिश्रण जो है फोम का नंबर 6 वो है फ्लूरो यांत्रिक फोम मिश्रण। क्या है? फ्लूरो यांत्रिक, फ्लूरो यांत्रिक फोम मिश्रण, फ्लूरो यांत्रिक फोम मिश्रण। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के फोम मिश्रण होते हैं जिनका हम अग्निशमन में उपयोग करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब एक बिंदु आता है दोस्तों, नेपसेंक टैंक। क्या आता है? नेपसेंक टैंक क्या होता है ये लिखिए। नेपसेंक टैंक, नेपसेंक टैंक होता क्या है? तो इस टैंक के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो आप उसका जवाब देने योग्य हो, इसके लिए पहली बात लिखो, धातु युक्त पात्र होता है। लिखो यह टैंक धातु का बना होता है, धातु का बना होता है। तो पहली बात क्या लिखी अपन ने कि नेपसेंक टैंक जो है धातु का बना होता है जिसमें फोम मिश्रण का भंडारण किया जाता है। अगली बात लिखो, इस टैंक में क्या उपयोग लेते हैं इसका? तो लिखो इस टैंक में फोम मिश्रण का भंडारण। अभी जो फोम मिश्रण पड़े थे 6 प्रकार के, इनका इस टैंक में फोम मिश्रण का भंडारण किया जाता है, भंडारण किया जाता है। इस टैंक में फोम मिश्रण का क्या किया जाता है दोस्तों? भंडारण किया जाता है। क्षमता पूछ ले आपको, टैंक है तो क्षमता पूछ लेगा, तो इसकी क्षमता जो होती है 18 लीटर की। लिखो क्षमता, क्षमता 18 लीटर, 18 लीटर होती है क्षमता। क्या होती है इसकी? 18 लीटर की होती है। ठीक है, और इसको अग्निशमन करता, जो आग बुझाने वाला व्यक्ति है उसकी पीठ पर बांधकर उपयोग किया जा सकता है। देखो इसका उपयोग अग्निशमनकर्ता की, इसका उपयोग अग्निशमनकर्ता की पीठ पर बांधकर किया जा सकता है, पीठ पर बांधकर किया जा सकता है। तो जो आग बुझाने वाला व्यक्ति उसकी पीठ पर बांध देंगे वो उसको अग्निशमन में इसका उपयोग कर सकता है। शीघ्रता से चालू किए जाने के लिए, निर्धारित मात्रा प्रदाय किए जाने या स्पीड से इसे चालू करने के लिए इसमें एक वाल्व लगा होता है। ठीक है, और इस प्रकार फोम मिश्रण की जो तेज गति होती है दोस्तों, इस तेज गति से हम फोम को प्राप्त करते हैं और जिसे आग पर थ्रो करके आग को बुझाने में सहायता लेते हैं। ये जो नेपसेंक टैंक होता है इसके अंदर एक वाल्व जो लगा होता है, अभी मैं कह रहा हूं कि शीघ्रता से चलाने के लिए एक वाल्व होता है, उस वाल्व से एक संयोजन नली, कनेक्शन ट्यूब भी उससे जुड़ी होती है। ठीक है, और इसका एक जो छोर है दोस्तों वो FB2 शाखा से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस टैंक को केवल FB2 शाखा के साथ ही क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो ज्यादा बातें याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी बातें यही पूछ लेगा। ठीक है, तो एक और लिख दो, शीघ्रता से चलाने के लिए, शीघ्रता से चलाने के लिए इसमें एक वाल्व लगा होता है, और इस वाल्व से क्या जुड़ी होती है?
संयोजन नली वाल के ऊपर जो है वो कसी जाती है, ठीक है। इस वाल्व पर, इस वाल्व के साथ एक कनेक्शन ट्यूब, संयोजन नली, एक संयोजन नली जुड़ी होती है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं हम फोम को प्राप्त करते हैं आग पर डालने के लिए। तो नेपसेंक एक टैंक है जो धातु का बना हुआ है, इसमें फोम मिश्रण का भंडारण किया जाता है, क्षमता लगभग 18 लीटर होती है और जो अग्निशमन करता है पीठ पर बांध कर इसका उपयोग कर सकता है। त्वरित रूप से इसको चलाने के लिए इसमें वाल्व होता है और उसी वाल्व के साथ एक संयोजन नली भी इसमें जुड़ी होती है, ठीक है। अब बात आती है कि फोम तैयार करने वाली शाखाएं कौन कौन सी ब्रांच है जो कि फोम तैयार करती हैं, ठीक है। चलिए, फोम तैयार करने वाली शाखाएं, हेडिंग लगाओ फोम तैयार करने वाली, फोम तैयार करने वाली शाखाएं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि कौन कौन सी शाखाएं जो फोम तैयार करती हैं। तो शाखाएं जो होती हैं, ब्रांच जो होती हैं, ये जल, फोम मिश्रण और वायु को क्या करती हैं, मिक्स करती हैं और मिक्स करके उसको फोम के रूप में बाहर फेंकती हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि शाखाएं फोम मेकिंग ब्रांच है ना, शाखाएं फोम मिश्रण, शाखाएं फोम मिश्रण, शाखाएं फोम मिश्रण कोमा जल तथा वायु को फोम के रूप में फेंकती हैं, फोम के रूप में फेंकती है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात हो गई कि जो फोम मिश्रण है वो फोम मिश्रण के साथ जो जल और वायु है ये मिलेंगी कहां, किसी शाखा के अंदर और ये फोम के रूप में तैयार हो जाएंगी। तो शाखा अलग अलग प्रकार की, अलग अलग आकारों की होती हैं जो कि फोम तैयार करते हैं और उनकी फोम तैयार करने की क्षमता भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फोम मेकिंग ब्रांच, फोम मेकिंग ब्रांच अलग अलग आकार, अलग अलग आकार व सामर्थ्य की होती हैं, अलग अलग आकार व सामर्थ्य की होती हैं, अलग अलग आकार और सामर्थ्य की होती हैं दोस्तों, ठीक है। क्षमता अलग अलग हो सकती है। अब है कौन कौन सी, एक तो एफ बी फॉर्म ब्रांच 2 प्रकार, एक तो एफ बी फॉर्म ब्रांच 2, एक है फॉर्म ब्रांच 10 एफ बी 10, एक है दोस्तों 20 एफ बी 20 फॉर्म ब्रांच 20, एक है एफ बी 30, कौन सी है एफ बी 30 फॉर्म ब्रांच नंबर 30, इसके अलावा एक है फॉर्म ब्रांच 30 है, 30 के बाद है एफ बी 5x, कौन सी है फॉर्म ब्रांच 5x, और एक जो है दोस्तों ये है कौन सी एफ बी 10x, कौन सी है एफ बी 10x, तो एफ बी 10x, ठीक है। यहां लिख देता हूं एफ बी बोले तो फॉर्म ब्रांच, ठीक है, एफ बी बोले तो फॉर्म ब्रांच। तो ये 6 प्रकार की फॉर्म ब्रांच है। अब इन 6 प्रकार की फॉर्म ब्रांचों की हम बात करें, एक एक की हम बात करें, तो क्या तो इनकी क्षमता होती है, क्या इनकी लंबाई होती है, इन सभी पर प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आवश्यक रूप से प्रश्न बनता है क्योंकि फॉर्म बनाने वाले उपकरण यही है, तो इनके बारे में पूछेगा। तो नंबर 1 लगाओ पहले फॉर्म ब्रांच 5, सबसे पहले फॉर्म ब्रांच 2 की बात करेंगे, फॉर्म ब्रांच 2 FB2 की बात करेंगे, सबसे पहले FB2 की बात करेंगे। तो लिखो लंबाई, सबसे पहले तो यही बात पूछ लेगा कि फॉर्म ब्रांच 2 की लंबाई कितनी है, तो 142.5 सेंटीमीटर,
142.5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है। अब बात आती है कि शाखा के द्वारा प्रति मिनट में कितने लीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर जल मात्रा की प्राप्ति होने पर इसके द्वारा कितना फोम मिश्रण तैयार किया जाता है। तो प्रति मिनट जो फोम मिश्रण तैयार किया जाता है वो किया जाता है इसके द्वारा 2000 लीटर। तो लिखो क्षमता, तो क्षमता लिखो 2000 लीटर फोम निर्माण, 2000 लीटर फोम निर्माण प्रति मिनट, प्रति मिनट, एक मिनट में 2000 लीटर फोम निर्माण करने की क्षमता इसकी होती है। उपयोग की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों 1.5 लीटर प्रति मिनट फोम मिश्रण का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे कहे कि फोम मिश्रण का उपयोग करने की क्षमता तो 1.5 लीटर प्रति मिनट फोम मिश्रण उपयोग क्षमता, फोम मिश्रण उपयोग क्षमता होती है 1.5 लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट, ठीक है, 1.5 लीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है, हो गया, लिखिए। और दाब, जिस दबाव पर यह कार्य करती है तो दबाव वर्किंग प्रेशर, कार्यशील दाब। वर्किंग प्रेशर की बात करें, कार्यशील दाब की बात करें तो कार्यशील दाब होता है 7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 7 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्या होता है दोस्तों, इसका वर्किंग प्रेशर होता है, कार्यशील दाब होता है। नोट कर लीजिए आराम से। इसके बाद अपनी दूसरी थी FB10, क्या थी, FB10। तो नंबर 2 लिखिए, फोम ब्रांच 10, फोम ब्रांच 10, FB10। वही पूछेगा आपसे सबसे पहले लंबाई, लंबाई तो फोम ब्रांच 10 की लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, ठीक है। तो ये जो फोम ब्रांच 10 है दोस्तों, इस फोम ब्रांच 10 की लंबाई भी लगभग FB2 के जितनी होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं लगभग FB2, लगभग FB2 जितनी, ठीक है। क्षमता लिखो, क्षमता, तो क्षमता की बात करें तो 6 से 8 लीटर फोम कंपाउंड प्रति मिनट होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये बनाती कितना है, 3600 लीटर फोम प्रति मिनट तैयार करती है। तो लिखो 3600 लीटर फोम प्रति मिनट, 3600 लीटर फोम प्रति मिनट। उपयोग, प्रति मिनट फोम का जो उपयोग करती है वो करती है 14 लीटर। उपयोग 14 लीटर फोम मिश्रण, 14 लीटर फोम मिश्रण प्रति मिनट, फोम मिश्रण का उपयोग करती है 14 लीटर 1 मिनट के अंदर, ठीक है। दाब वही 7 किग्रा वर्ग सेंटीमीटर। दाब की बात करें तो 7 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये इसके बारे में कुछ बात पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक अपनी FB5, FB5 के लिए एक सीधी सी बात आपको पूछ सकता है। नंबर 3 फोम ब्रांच 5, फोम ब्रांच नंबर 5, ये आधुनिक है। क्या है ये आधुनिक प्रकार की शाखा है। कार्य प्रणाली FB2 प्रकार के जैसे ही इसकी होती है, लंबाई में उससे थोड़ी कम होती है परंतु अधिक प्रभावी होती है। तो लिखो यह आधुनिक प्रकार की, मॉडर्न आधुनिक प्रकार की ब्रांच है, आधुनिक प्रकार की ब्रांच होती है। यह आधुनिक प्रकार की क्या होती है, ब्रांच होती है। FB2 के समतुल्य, ये लो FB2 के समतुल्य, FB2 से लंबाई में थोड़ी छोटी, FB2 से लंबाई में थोड़ी छोटी होती है,
थोड़ी छोटी होती है, लंबाई में क्या होती है, इससे थोड़ी छोटी होती है, लेकिन अधिक प्रभावी होती है FB2 से, FB2 से अधिक प्रभावी, अधिक प्रभावी, प्रभावी ज्यादा होती है, लंबाई में थोड़ी कम होती है, और बाकी क्षमताएं जो है वो लगभग FB2 के बराबर ही होती है। ठीक है, एक है FB10X, FB10X की बात करें तो लिखो नंबर 4, होम ब्रांच 10X। FB10X की बात करें दोस्तों तो यह भी एक आधुनिक प्रकार की शाखा है, इसकी क्षमता FB5 से कुछ ज्यादा होती है, तो लिखो यह भी आधुनिक, यह भी आधुनिक प्रकार की, मॉडर्न, यह भी आधुनिक प्रकार की शाखा है, यह भी आधुनिक प्रकार की शाखा है, लेकिन इसकी क्षमता FB5 से थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी क्षमता FB फॉर्म ब्रांच 5 से कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक होती है, उसे थोड़ी ज्यादा इसकी क्षमता होती है। ठीक है, अब फॉर्म शाखाओं की लंबाई की बात करें, फॉर्म शाखाओं की लंबाई की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए इन्हीं में अपन लिख देते हैं यहीं पे साथ में तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमने सबसे पहले कहा फॉर्म ब्रांच 2, इसकी लंबाई 142.5 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद हमने बात की किसकी, FB10, तो मैंने कहा FB10 लगभग FB2 के समतुल्य है, तो अगर वैसे लंबाई देखें तो 172.5 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, तो आप चाहो तो यहाँ पूरा लिख दो 172.5 सेंटीमीटर, ये लो ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसके बाद FB, अगली बात करें कौन सी थी अपनी, फॉर्म ब्रांच 5, FB5 की बात करें तो FB5 जो है दोस्तों ये हम कह चुके हैं FB2 के समतुल्य, और FB2 के समतुल्य है तो लंबाई लगभग कितनी होगी, 142.5 के समथिंग होगी। ठीक है, कितनी होगी, लगभग लिख सकते हैं लंबाई लगभग 142.5 के समतुल्य से थोड़ी कम होती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम बात करें अगली जो ब्रांच थी वो थी फॉर्म ब्रांच 10X, तो 10X की बात करें तो 105 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी, लंबाई 105 सेंटीमीटर, कितनी होती है लंबाई, 105 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ओके, इन सभी की अपन ने चर्चा कर ली, प्रेशर की अपन ने बात कर ली दोस्तों, आवश्यक जल मात्रा प्रति मिनट कितनी है, फॉर्म मिश्रण कितना लेती है, उत्पादित फॉर्म कितना है, ये सारी हमने बात कर ली। और भी आप अगर चाहो तो इसके अंदर और भी आप जोड़ सकते हो, जैसे फॉर्म ब्रांच 10X है तो फॉर्म ब्रांच 10X जो है इसका प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब देखें, कार्यशील दाब, तो कार्यशील दाब अगर आप जोड़ो यहाँ तो लिख सकते हो 7 किग्रा प्रति सेंटीमीटर, 7 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या है, वर्किंग प्रेशर है। इसके अलावा उत्पादित फॉर्म की मात्रा लीटर में देखें प्रति मिनट में तो 3650, क्षमता कितनी इसकी, क्षमता है 3650 लीटर फॉर्म प्रति मिनट में बनाएगी, लीटर फॉर्म प्रति मिनट जो है ये बनाएगी, उत्पादित करेगी। ठीक है, और भी अगर किसी में रह गई ये क्षमता तो लिख दो, जैसे फॉर्म ब्रांच 5 जो है तो फॉर्म ब्रांच 5 के अपन ने लगभग बातें कर ली। उत्पादन देखें तो लगभग इसका उत्पादन देखो FB2 के समतुल्य, तो लगभग ये 2050 2100 के समथिंग जो है वो लीटर फॉर्म ये बनाती है। फॉर्म ब्रांच 10 की बात करें तो ये 3650 बनाती है, लगभग 3600 हो गया यहाँ पे, तो ये बात अपन ने लिख ली है। डाटाज है, नियर बाई डाटाज है, नोट कर लीजिएगा आप फटाफट से। हो गया, चलिए
अब आप चाहो तो मैं इनको एक अलग तरीके से आपको याद रखने के दृष्टिकोण से, क्योंकि इनकी लंबाई वगैरह के बारे में अक्सर जो है वो पूछ लिया जाता है, तो मैं फैक्ट के रूप में शाखाओं की लंबाई को सारणीबद्ध कर देता हूं, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं शाखाओं की ओनली लंबाई पर अगर अपन फोकस करें तो शाखाओं की लंबाई, तो केवल शाखाओं की लंबाई पर फोकस करें तो सबसे पहले दोस्तों है FB2, एक तो है FB2। FB2 की लंबाई लिख लो 142.5 सेंटीमीटर, और इसी को हम कह सकते हैं 4 फीट 9 इंच। कितना? 4 फीट 9 इंच, ये भी इसको लिख सकते हो। सॉरी, आप सेंटीमीटर में लिखो, कंफ्यूज नहीं होगा, माफी चाहता हूं। नंबर 2 लिखिए FB10, और FB10 की लंबाई जो है वो 172.5 सेंटीमीटर, 172.5 सेंटीमीटर, 172.5 सेंटीमीटर। तीसरी जो शाखा है दोस्तों जिसमें हम लिख सकते हैं FB20, FB20 की लंबाई 245 सेंटीमीटर, FB20 245 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। FB30 की बात करें, FB30 की तो 330 सेंटीमीटर, FB30 की बात करें तो 330 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लंबाई होती है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें FB5X की तो 46.25 सेंटीमीटर, FB5X की बात करें, किसकी? फॉर्म ब्रांच 5X की बात करें तो 46.25 सेंटीमीटर, 46.25 सेंटीमीटर होती है। FB10X की बात करें तो 105 सेंटीमीटर, FB10X की बात करें तो ये कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो ये लंबाई है, इन लंबाइयों को भी अपन ने सारणीबद्ध कर लिया है। तो यहां से अगर कोई प्रश्न आपको पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। दोस्तों ये थी अपनी आज की यूनिट, बहुत ही अच्छी यूनिट थी। आपको यहां से कम 2 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे आप लोग, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।